हे मोना छले यमुना मान क्यों चुरा लो मोना। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं माजरी ग्रांट में। माजरी ग्रांट देहरादून जिले का एक गांव है, एक समृद्ध ग्राम पंचायत है। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं श्रीमती भीमवती जी से। आपका उपनाम है रेखा। आप लोक गायिका हैं और कुछ फिल्मों में आपने अपना गायन का, जो आपकी गायन की विधा है, उसको भी आपने प्रस्तुत किया है। आपका स्वागत है डुगडुगी में। नमस्कार सर। भीमवती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी जो गायकी की जर्नी है, हाँ जी। उसके बारे में दर्शकों को संक्षिप्त में कोई जानकारी दीजिए। जी सर, गायन में तो मैंने सबसे पहले मतलब बचपन से ही शुरुआत करी थी। मतलब उस समय मैं शिशु क्लास में पढ़ती थी, तो तब से मतलब बचपन से माँ जी को सुनते सुनते आई हूँ और गाने में मतलब बहुत रुचि रही मेरी और शौक़ भी था भी और अभी है भी। और शुरुआत मैंने तभी से करी थी, शिशु क्लास से, और अब तक जो है गाती गाती आ रही हूँ। जैसे शिशु क्लास से आपने शुरुआत की, हाँ माता जी। जी से आपने सीखा है, तो माता जी गाते थे क्या? हाँ जी, माता जी ऐसे ही मतलब जैसे घास के लिए जाते थे जंगलों में तो गाते थे, गुनगुनाते रहते थे, तो उनको सुन सुन के मतलब हम भी माँ जी को सुन के मतलब गाती रहती थी मैं भी। और जैसे कैसेटें होती थी पहले, तो कैसेटों को सुन के तो ऐसे ही गाती गाती आई और बचपन से ही मतलब शुरुआत है मेरी गाने में। जैसे आप माता जी गाती थी और हाँ आप जी। उनको सुनते थे, फिर आप गुनगुनाते थे और धीरे हाँ धीरे जी। आप जी जी। सीखने लगे। जी सर। तो क्या संगीत की कोई शिक्षा आपने ली है, कोई गायकी की शिक्षा ली है? नहीं सर, कोई शिक्षा नहीं ली मैंने आज गायकी आज की जब की। आप गाते हैं, हाँ जी। फिल्मों के लिए गाते जी हैं, जी। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, जी। तो जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो क्या चल रहा होता है मन में? अच्छा लगता है सर, मतलब कि चलो हम मतलब कहीं से हमने सीखा नहीं, किसी का मतलब हमारे साथ हो, वो भी नहीं रहा, सहयोग भी नहीं रहा घर से। मम्मी पापा तो मतलब मम्मी तो मेरी बचपन में ही ख़त्म हो गई थी, 10 साल की थी मैं तब, 10-12 साल की। तो घर में ऐसे ही था, भाई बहन भी हैं, मतलब 5 भाई बहन हैं हम। 3 भाई 2 बहनें हैं। दोनों बहनें की शादी हो रखी, भाइयों की नहीं हो रखी अभी। तो घर से भी मतलब ऐसी जब माँ जी के चले जाने के बाद तो काफ़ी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई थी घर की। खेती-बाड़ी भी थी, गाय भी थी और पढ़ाई भी करनी थी, भाइयों को भी देखना था। तो वह ऐसे करते-करते मतलब गाने का जो मेरा रहा, मैं स्कूल में जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी, तो उसमें मैं भाग लेती थी और उसी में मतलब मैं आगे बढ़ती थी। जैसे आपका तो, जैसा कि आप बता रहे हैं कि माता जी का देहांत हो गया था जब आप 10-12 साल की थी, जी। तो जीवन बड़ा संघर्ष में रहा होगा। जी सर। इस संघर्ष को जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। जी सर, संघर्ष तो था ही। दादी थी हमारी, तो दादी ने ही पाला मतलब ना हमें। तो बाकी तो पापा तो मेरे सीआरपीएफ में थे, तो पापा तो बाहर ही रहते थे। दादी हमें देखती थी और मतलब हम लोग जैसे बाहर से खेती बाड़ी का काम, घास घूस लाना, घर में दादी दादी ने हमें पाला परोसा है मतलब। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि कमली फिल्म में हाँ जी। आपने गाना गाया है। हाँ जी सर। कैसे आप जुड़े फिल्म उद्योग से? सर मैं एक देहरादून में प्रोग्राम हो रहा था, अखिल भारतीय करके, तो वहाँ पे एक फिर मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा था, फिर मैंने भी गाया था वहाँ पे। फिर एक कोई महावीर नेगी करके है, उन्होंने मुझे सुना था और उन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया, रिकॉर्डिंग मतलब कोरस के लिए, जो साथी होती है संगति, उसके लिए बुलाया था। तो वो तो बात की बात है, लेकिन 2003 में जो है मैं आदरणीय बड़े भाई जी श्री प्रीतम भारद्वाज जी, जागर सम्राट, उनसे मिली थी। मसूरी में यूथ हॉस्टल है, वहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, संस्था में काम करते थे हम। तो उनसे मिली, तो उन्होंने वहाँ पे एक अपना गाना सुनाया था, तो वो मुझे अच्छा लगता था वो गाना। मैंने भी काफ़ी गुनगुनाती थी मैं उस गाने को भी। और उसके बाद जो है भाई जी का प्रोग्राम था वहीं मसूरी में उसी दिन, तो उन्होंने यूथ हॉस्टल में फ़ोन किया कि रेखा को भेज दीजिए। और तो हमारी तो पूरी टीम थी, पूरे मतलब हमारे साथ रमन कोटनाला जी थे, रोशन धसमाना जी थे, मदन डुकलान जी थे, ये ट्रेनिंग देते थे। तो हमारे वहाँ मतलब हमारा जो पहाड़ी भोज होता था, जैसे मंडवे की रोटी होगी,
और झंगोरा हो गया, ये सब हमें खाने को मिलता था वहाँ पे, जैसे नाश्ता या ब्रेकफास्ट सब कुछ, लंच वगैरह वहीं पे मिलता था। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली हम लोगों ने वहाँ पे। तो उसी दौरान जो है भरतवाण जी का वहाँ पे आना भी हुआ और उनसे मुलाकात होना भी हुआ, और उसी दिन उन्होंने प्रोग्राम के लिए मसूरी में बुला दिया हमें। तो मैं तब गई थी, तब से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, भरतवाण जी के साथ। और काफ़ी जगह मैंने प्रोग्राम भी करे हैं, जैसे मंगलेश डंगवाल जी के साथ और आदरणीय प्रीतम भरतवाण जी के साथ काफ़ी स्टेज शो करे हैं मैंने। और उसमें गाने में तो मैंने काफ़ी जगह गाए हैं, जैसे जौनपुर हो गया आपका, परोला, बड़कोट, मोरी, नैटवाड़, सारा प्रोग्राम करे हैं मैंने। और गई हूँ मैं प्रोग्राम में, स्टेज शो मैंने ज़्यादा किए, जौनसारी भी गाने गाए हैं, गढ़वाली भी गाए हैं। लेकिन मैंने कहीं सीखा नहीं है सर, कोई क्लास नहीं ली है मैंने इसकी ना। तो अब ये मैं ये सोचूंगी मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और हमारे पितृ देवताओं का, माँ सुरकंडा का आशीर्वाद, और हमारे जो है एक धन सिंह देवता है उप्पू में, उनका आशीर्वाद है मेरे पे और मेरे माता पिता का है। और क्या बोलते हैं, मैं मतलब बचपन से ही ये था कि गांव, अब 1998 में मैंने एक कैसेट निकाली थी दिनेश राज जी के साथ, बीरू फौजी और ब्यो की रसायन, 2 कैसेटें उस समय निकाली थी। उस समय मैं 8वीं में पढ़ती थी। तो उस समय तो मतलब अब तो ये सारी टेक्नोलॉजी होगी कि कंप्यूटर के माध्यम से सारा म्यूजिक वगैरह उसी में, उस समय लाइव बजते थे सब, ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया। तो उनके साथ मैंने पहली बार जो है टीरी रामी कैसेट के नाम से था स्टूडियो, वहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी। और उसके बाद मतलब ऐसे गाते गाते मैं आगे तक। कितनी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, और कि आपने कहीं से कोई शिक्षा नहीं ली जी और आप संगीत के क्षेत्र में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो लगातार जारी है। प्रीतम जी भरतवाण जी से किस सन में मुलाकात हुई थी, कब मुलाकात हुई थी आपकी? जी, सन 2003 में। 2003 में। जी तो प्रीतम जी के साथ आपने स्टेज शो किए हैं। हाँ जी तो जब आप पहली बार स्टेज शो करने गए प्रीतम जी के साथ, जी तो कैसा लग रहा था, क्या सोच रहे थे आप? क्योंकि एक बड़े कलाकार हैं, हाँ बड़े जी हाँ लोक कलाकार हैं, जी जी और उनकी बड़ी ख्याति भी है, हाँ पद्मश्री जी हैं। जी जी। तो कैसा सोच रहे थे उस समय? अच्छा लग रहा था सर, एक मतलब एक जो हमारे उत्तराखंड के जागर सम्राट जी हैं, उनके साथ एक गाने का मौका मिल रहा, मतलब एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक सोचते हैं कि हमें उनके साथ जाने का मौका मिला या गाने का, लेकिन अब उनका आशीर्वाद भी है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, मतलब उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। क्योंकि मैंने भी बोला था उन्हें, मैंने कहा भाई जी मैं भी गाती हूँ करके। तो उन्होंने एक एक लाइन सुनी थी मेरे से उस समय। तो जब मैं गई थी तो वहाँ पे विक्रम रावत जी थे डायरेक्टर उस समय। जी। उन्होंने जैसे रिहर्सल होता है, तो उससे पहले उन्होंने मुझे मेरे से सुना था गीत, तो मैंने उनका ही, भरतवाण जी का ही एक गीत गाया था वहाँ पे। तो तब से मतलब गाती रही मैं, गाती रही। उसके बाद काफ़ी ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद भाई जी ने मुझे 2010-11 में बुलाया था। उन्होंने बोला कि रेखा तुझे कोटद्वार प्रोग्राम में चलना है। जी। मैंने कहा कि, उन्होंने बोला कि पहले तो कोरस में गाएगी, फिर धीरे धीरे करके लीड में गाएगी। फिर तो मैंने उनसे ऐसे ही थोड़ा सा झगड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई जी, मैंने कहा 2003 से, मैंने कहा इतने साल हो गए, मैंने कहा अब तक आप बुलाते रहते हो तो शायद, मैंने कहा मैं आपके साथ कैसेट में गाती इस समय। लेकिन जब मैं कोटद्वार में गई थी तो मैंने कोरस में गाया। उसके बाद उन्होंने लीड में स्टेज शो में बोला कि तू मेरे साथ लीड में गाएगी करके। वाह, कितनी बड़ी जी बात है। और प्रीतम भरतवाण जी के साथ गाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जी आपकी। अ, उस गीत को जो आपने प्रीतम जी को सुनाया था पहली बार, जी उसको सुनना चाहेंगे आपसे। जी। जी, भरतवाण जी का ही गीत है वो, और मतलब खुदेड़ गीत है वो, तो उसे उसे मैं सुनाना चाहूँगी। बारह महीनों की, बारह ऋतु आले, भाग्यन में ताड़ो आणी जाने राले, भादो का मैना दुर्गा अष्टमी
दुबड़ी को तेवार आलो, बेटी बारियों को रहबार ल्यालो। घुटे घुट बाड़वी लगी चाह मैं त्यों को रे बारे आयूं चा, भादो का मेना दुबड़ी पाती को तेवारे आयूं चा, घुटे घुट बाड़वी लगी चाह मैं त्यों को रे बारे आयूं चा, भादो का मेना दुबड़ी पाती को तेवारे आयूं चा, 12 मास काम धाण्युन ने छुटे दो, बरसों तलक कभी मैं ताने जही दो, मैं न दो एक में तेरो लो, मैं न दो एक में तेरो लो, मन मां बिचारे आयूं चा, घुटे घुट बाड़वी लगी चा मैं त्यों को रे बारे आयूं चा, भादो का मेना दुबड़ी पाती को तेवारे आयूं चा, बारना जाको बिरसो बंदे लो घेटे लो, देवतों के धुयां सोम पकड़ो न पूजे लो, कृष्ण जी के जन्म हुईनी भगवाना के जन्म हुईनी, शुभ दिन बारे आयूं चा, घुटे घुट बाड़वी लगी चा मैं त्यों को रे बारे आयूं चा, कागा सगन स्वाले ले मेरा मोर द्वारे आयूं चा, कुद झंगोर की सार भरेगे होली, कखड़ी मुंगरी भी पकेगी होली, कब जोलो कब खोलो, कब जोलो कब खोलो, जी कोड़े उलारे आयूं चा, भादो का मेना दुबड़ी पाते को तेवारे आयूं चा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपके इस गीत ने पहाड़ की याद दिला दी है। मैं अभी पहाड़ में गया था रुद्रप्रयाग में, तो जैसा कि आप गा रहे हैं तो मेरे को वहाँ का जो दृश्य है वो मेरे सामने आने लग गया। बहुत सुंदर गाते हैं आप, बहुत सुंदर गाते हैं आप। आपने तो संघर्ष किया है, आपने खुद से किया है, और आप जब आपकी प्रतिभा है उसकी प्रतिभा के बल पर आप लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। आप लोक गायिका हैं और उत्तराखंड के जो संस्कृति विभाग है उससे भी आप संबद्ध हैं। उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आप संबद्ध हुए, कैसे आप जुड़े, क्योंकि आप तो खुद से सीख रहे थे, आपके साथ तो कोई ऐसा गॉडफादर भी नहीं रहा है, तो कैसे आप जुड़े लोक संस्कृति विभाग से? जी सर, उसके भी फॉर्म भरे जाते हैं उसके ना। तो हमारे एक सुरेंद्र कोहली भाई जी हैं, उन्होंने मुझे बोला रेखा फॉर्म भरे जा रहे के ऑडिशन के। मैंने कहा भाई जी मेरा फॉर्म भी भर देना। तो उन्होंने भी मेरा फॉर्म भरा था, मतलब भरा, मैंने तो खाली साइन किया, उन्होंने खुद जमा करा वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि रेखा वहाँ पे जो है इतनी तारीख को ऑडिशन है, और वो लेटर भी आ गया था घर पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई जी। फिर वहाँ पे मैंने अपनी परीक्षा दी, तो उसमें भी मैं पास हो गई थी। जैसे कि आप आकाशवाणी से भी जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन से भी आप जुड़े हुए हैं, और आप जाते हैं उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, किस तरह की खास तैयारियां आपको करनी पड़ती है कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले? जी, कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले जैसे हमारे लोकगीत होते हैं, हमारे जो मतलब ठेठ गढ़वाल के हैं, जो हमारे कभी दादा परदादा लोग गाते होंगे, तो उनसे जो मतलब वो पहले गाते होंगे, जैसे थौले मेले में बहुत सारे पुराने गीत हैं जो उनकी तैयारियां करनी पड़ती। बहुत सारे गीतों के बारे में तो हमें पता नहीं है, तो हमें करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। जो हमसे बड़े हैं, जैसे मंजू सुंदरयाल दीदी जी हैं, वो भी बहुत अच्छी गायिका हैं, और वो भी आकाशवाणी से A ग्रेड की गायिका हैं। वो भी, उनसे हम कुछ सीखने को मिलता है। हम उन्हें पूछते हैं दीदी कैसे कैसे करके करना है, क्या करना है, तो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि हमें तो इतना वो है नहीं
इतने पुराने गीत हमें याद होते नहीं हैं, लेकिन ये है कि उनसे सीख के हम फिर उनको आगे प्रसारित करते हैं। कोई एक ऐसा गीत जो आपके बहुत करीब हो, उसको हमारे जो दर्शक हैं उनको सुनाना पसंद करेंगे? जी, मैंने जैसे कमली फिल्म में गाया था गीत, वही मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो और मेरे साथ मेरे बड़े भाई जी आदरणीय जितेंद्र कुमार जी भी उसमें गायक में है। उन्होंने ही मुझे वहाँ पे मतलब फ़ोन तो मुझे भरतवाड़ जी का आया था। ये वाला गीत सर मैंने आधा घंटे में रिकॉर्ड करा हुआ, जो अच्छा। कमली फिल्म का। जी। मैं शॉप में काम करती थी देहरादून में, जी। तो भरतवाड़ जी का फ़ोन आया। उन्हें भी नहीं पता था कि ये शॉप में है या क्या है करके। उन्होंने बोला कि रेखा कहाँ है कि तू? मैंने कहा हाँ जी यहीं हूँ भाई जी, बोलो। कह रहे अरे हम तो तुम्हारा नंबर ढूंढ रहे थे, नंबर नहीं मिला। कि अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर दिया। उसमें हाँ नए साल के उसमें मैं बधाई दे रही थी भैया को, नए साल के वो शुभकामनाएं। तो भैया ने बोला कि कहाँ हो कि तुम? मैंने कहा हाँ जी यहीं हूँ। कि तू स्टूडियो में आ सकती? मैंने कहा किसके स्टूडियो में? कह रहे अमित बी कपूर है, उनका पहले रिस्पना में था स्टूडियो। मैंने कहा रिस्पना में भाई जी? कह रहे नहीं रिस्पना पे नहीं, दिलाराम चौक पे। तो मैंने कहा दिलाराम चौक पे कहाँ पे आऊँ? कह रहे तू दिलाराम चौक पे आ जा, फिर हम तुझे लेने आ जाएंगे। तो मैंने शटर डाउन किया, बगल वाली दीदी को बोला, मैंने कहा सर आएंगे। तो बोलना LIC जमा करने जा रखी है, आ रही है अभी। मैंने कहा दुकान की ना चाबी तो मेरे पास ही रहती थी, और फिर ऐसे भी नहीं छोड़ सकती थी दुकान को। मैंने कहा दीदी अगर आएंगे सर तो आप यूँ कहना कि वो LIC जमा करने जा रखी है और आ रही है अभी। तो मैं गई वहाँ पे, तो मैंने भाई जी को फ़ोन किया। तो एक वो है, वो भी गायक हैं, रजनीकांत सेमाल जी, वो आए थे मुझे लेने दिलाराम चौक पे। तो मैं वहाँ पे गई, तो भाई जी ने बोला कि ऐसा ऐसा है रेखा, ये वाला गाना है। तो 2 मिनट के लिए मैं हारमोनियम पे बैठी भाई जी के साथ, जितेंद्र कुमार जी के साथ। तो मैंने गाना गाया वहाँ पे और स्टूडियो में चली गई गाने के लिए। तो वहाँ पे मैंने ये वाला गाना गाया, आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगी कमली फिल्म की। हो ला 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 हो हे मेरा बाबा जी, अरे हे मेरे माँ जी, कुंगवी मेरे हाथी खूटे औखी धान काजे, चूलो चौका गोरू भैंसा, घासर पाता को बाण भेजाण, जान जरूर मैन इसको ले जान, जान जरूर मैन इसको ले जान। वे बाबा रूठो चाहे दुनिया समाजा, द्योद्यमता भी संग नारो ने आजा, माजी दुख्यारी अर भूला भूलो घाड़, नानी की जाति सभी अफीनी पटाण, जान जरूर मैन इसको ले जान, जान जरूर मैन इसको ले जान। हे
चूलो चौका गोरू भैंसा घासर पाता को बाण भेजाण जाण जरूर मैंने इसको जाण जाण जरूर मैंने इसको जाण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने अभी एक और फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया है, उसके बारे में भी बताइएगा। जी, कमली फिल्म टू के लिए गाना गाया है अभी, लेकिन अभी तो आई नहीं है, वो रिलीज नहीं हो पाई अभी। जब कमली के लिए आपने ये गाना गाया, ये पहला गाना आपने गाया था जी, एक जी। फिल्म के लिए, हाँ जी। जब आपने बड़े पर्दे पर इस फिल्म को देखा जी। और इसके गीत को सुना, तो आप क्या सोच रहे थे और क्या आपको लग रहा था कि कितना उत्साह था उस समय आपके? जी सर, बहुत उत्साह था सर, क्योंकि फिल्म में गाना ऐसे तो हर कोई गा लेता, लेकिन एक फिल्म में गाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय प्रीतम वर्धमान जी का, जी। जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं फिल्म में गा पाऊँ। और साथ में धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय श्री जितेंद्र पवार जी का भी, जी। क्योंकि वो तो हर फिल्म में गाते रहते हैं, उन्हें तो आदत है। हम लोगों को नहीं है इतनी कि मतलब कैसे गाना है, क्या करना। मैं तो ऐसी रिकॉर्डिंग के उसमें चली गई थी, मुझे ये नहीं पता था कि मतलब मेरा गाना रखेंगे या नहीं रखेंगे, कुछ नहीं था। अब बाद में वर्धमान जी का फ़ोन आया, कह रहे रेखा तुम्हारा गाना जो है फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गया कि। तो फिर जब दोबारा कमली फिल्म की जो भाग 2 की रिकॉर्डिंग हुई, उसमें जो डायरेक्टर है हमारे अनुज जोशी जी, उन्होंने बोला, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी साल बाद ये दोबारा जो भाग 2 की रिकॉर्डिंग हुई, काफ़ी साल बाद हुई, तो उन्होंने डिमांड फिर वही करी कि हमें रेखा ही चाहिए इस गाने बहुत के सुंदर लिए। बात है, जी। क्योंकि आपकी जो गायकी है ना, ये जी बिल्कुल सर। शुद्ध है, एकदम माँ सरस्वती का वास है। जी सर। क्योंकि आपने खुद से सीखा है, हाँ जी। आपने अपने संघर्षों से सीखा है। जी। एक बात मुझे बताइएगा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे जी। तो क्या सोचा था कि मुझे गायक बनना है? सर ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन मेरा एक शौक़ था कि मैं गाती रहूँ, मतलब एक गुनगुनाने का शौक़ था, और गाने का भी। गायकी का तो मतलब ये नहीं था कि हाँ मैं गायक बनूँगी या नहीं बनूँगी। अब आज के उसमें तो ये है कि चलो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और माँ भगवती का आशीर्वाद है, हमारे पितृ का, जो हम यहाँ तक पहुँचे। और काफ़ी लोगों के मतलब जैसे आजकल के उसमें तो यूट्यूब चैनल हो गए, काफ़ी चैनलों के लिए भी मैंने गाया है। बाद में मेरे एक जिया जी हैं रमेश नोटियाल करके, उन्होंने बोला कि तू पागल है कि दूसरों के लिए गाती है, कि तू दूसरों के चैनल, खुद का चैनल क्यों नहीं बनाती कि तू। मैंने कहा मुझे आता ही नहीं बनाना। मैंने कहा जिया जी कैसे बनाऊँ मैं, तो उन्होंने ही मेरा चैनल बनाया था, याद आनी जन्मभूमि के नाम से मेरा चैनल है। और उसके बाद जो है मैंने जो दो तीन गीत गाए थे, उन्होंने ही मतलब वीडियो बनाई थी, उन्होंने कोई पेमेंट नहीं ली थी मेरे से, बिना पेमेंट के। उन्होंने बोला कोई बात नहीं कि मैं तेरी हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा कि। तो उन्होंने मतलब गाना तो मैंने साज स्टूडियो में करती थी, साज स्टूडियो में मैं 2011 से अपने गाने रिकॉर्ड करती थी। तो वहीं पे हालांकि आज वो भाई जी हमारे बीच है ही नहीं जो साज स्टूडियो में है, संजय राणा जी, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने भी ये बोला कि मतलब यही थी कि आर्थिक तंगी थी, तो ये बोलते थे कि इतनी पेमेंट है। मैंने कहा भाई जी इतनी तो मैं नहीं दे पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू इतनी दे दे, जितना देर से वो है हो सकता तो उतनी दे दे। मतलब इतना वो था कि हाँ उनका काफ़ी सपोर्ट था उनका भी ना। अभी भी वो उनके भाई लोग, उनके भांजे लोग चलाते हैं, अभी भी जाती हूँ मैं, भाभी जी से कई बार मुलाकात होती है मेरी। आर्थिक तंगियाँ तो आती ही है, और आपने अपनी जो जमा पूंजी है उसको भी आपने खर्च किया है। हाँ जी, हाँ। अभी तक कितने गाने रिलीज हो चुके हैं जो गाए हैं आपने? सर गाने तो इतना तो याद नहीं है, पर काफ़ी कम से कम 150-200 तक तो हो ही गए होंगे। 150-200 गाने आप गा चुके हैं। जी। सुनते हैं उन पुराने गानों को फिर दोबारा कभी? हाँ जी सर, अब जिनके साथ गाए हैं वो कभी मतलब हम आप फ़ोन का माध्यम है, वो फ़ोन से तो कभी डिलीट हो जाते, कैसेट होती तो रह भी जाती, लेकिन फ़ोन में तो होते नहीं है। पर हाँ गाने थोड़े बहुत याद हैं। हाँ जी। अक्सर एक सवाल उठता है कि पहाड़ में एक बेटी, जी।
मैदा है, गाती हैं। जी। वहाँ मैंने देखा है कि बहुत बेटियां गाती हैं हाँ पहाड़ जी। में, और महिलाओं से बात करते हैं तो गुनगुनाती रहती हैं हाँ और जी। गुनगुनाती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। एक बेटी पहाड़ से आती है, जी। शहर में आती है और वो कुछ करना चाहती है। जी। किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आती हैं? जैसा कि आपके सामने भी बहुत सारी जी। चुनौतियां हैं, किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया? जी सर, चुनौतियों का तो सामना काफ़ी करा मैंने, क्योंकि मम्मी पापा तो थे नहीं, किसी का सहारा भी नहीं था। और हाँ, एक बार मुझे 8वीं में पढ़ती थी मैं, तो अब जैसे स्कूल में गाते हैं तो हमारा स्कूल भी रोड से ही टच था। तो मैं 15 अगस्त 26 जनवरी में मैं गाती थी, तो अमेरिका से कोई एक लेटर आया था मुझे गाने के लिए। जी। तो उस समय कहाँ गांव वाले तो घर के मेरे चाचा ने बोला तेरी जान पहचान कहाँ से लगी कि वहाँ, और इंग्लिश में लिखा था तो मुझे आता इंग्लिश में क्या आना। फिर 8वीं में, पहले तो 8वीं में ABCD तो 6वीं क्लास में सीखते थे, फिर वो लेटर कहाँ से पढ़ पाती मैं। फिर मैंने अपने मामा जी को दिखाया, मैंने कहा मामा जी, मैंने कहा अगर पापा का होता तो केयर ऑफ में पापा का नाम नहीं होना था। मैंने कहा ये आया कहाँ से, फिर इसमें तो मेरे समझ में नहीं आ रही। तो मैंने मामा जी को दिखाया, मामा जी ने बोला कि तुझे अमेरिका से बुलावा आ रहा था। मैंने कहा हाँ अमेरिका से, ऐसी कह रहे हाँ सच में की। तो मेरे चाचा ने बोला कि तेरे जान पहचान कहाँ से लगी। तो मतलब ये होता कि अगर घर वालों की सपोर्ट होती तो शायद उस समय अगर जाने देते या कोई साथ चलता तो आज कुछ ज़िंदगी कुछ और होती, लेकिन उस समय किसी ने साथ दिया है ही नहीं। तो मैं अपने उसमें आगे बढ़ी हूँ धीरे धीरे करके। यहाँ भी आई मैं, देहरादून भी आई, तो देहरादून ऐसी मतलब कभी जैसे कहीं प्रोग्राम होते तो वहाँ चली जाती थी। मतलब मेरा शौक़ था कि मैं गाऊँ आगे करके। एक बार वहीं देहरादून में रहते थे हम, तो भागवत हो रही थी वहाँ पे। तो रात को तो कीर्तन उर्तन होते ही हैं, तो हमारे यहाँ मकान मालकिन थी आंटी जी, कह रही रेखा चल रही कि तू। मैंने कहा आंटी जी जाना है वहाँ, कह रही हाँ। मैंने कहा मैं तो भजन गाऊंगी वहाँ जाके। तो उन्होंने बोला कोई नहीं गा लेना कि तू। तो वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट वाले थे बैठे हुए। मैंने कहा भैया मैक देना मुझे, कह रहे आप गाओगे? मैंने कहा हाँ। तो जब मैंने भजन गाना शुरू करा तो जिनका भागवत रखा हुआ था तो उन्होंने यूँ कह रहे कि हमें यूँ लगा कि मीना राणा आ रखी कि यहाँ। ओह वाह वाह। मैंने कहा ना मीना राणा दीदी तो नहीं है। मैंने कहा लेकिन मैं तो वो बुआ ही बोलती मैं उन्हें। तो उन्होंने बोला कि तू रोज़ आया कर की भागवत में, रोज़ आया कर। तो उस समय तो मैंने भागवत में 2-4 भजन जो गाए, व्यास जी भी आए, उन्होंने भी सुना भजन मेरा। अगले दिन मैं आई नहीं थी, कथा सुनने नहीं आई, क्योंकि घर मैं कहीं उधर पार्लर का भी सीख रही थी तो उधर चली गई थी। तो बाद में जब कथा समाप्त होगी तो व्यास जी ने आवाज़ लगाई होगी कि जिन्होंने कल भजन गाया कि उन्हें मतलब इनाम देने के लिए वो बुला रहे थे। तो आंटी ने कहा रेखा तुझे ब्यास जी ढूंढ रहे थे कि। मैंने कहा ब्यास जी? मैंने कहा क्यों? कह रहे पता नहीं कि वो कह रहे थे कि जिन्होंने कल भजन गाया। तो उन्होंने एक लिफाफे में जो है मुझे दक्षिणा देके और मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत आगे तक बढ़ोगी। तो भजन गाया था मैंने वहाँ पे। मतलब ऐसे होता कहीं पे कुछ होता तो मेरा मन ये होता कि मैं गाऊँ, मतलब आगे जैसे कीर्तन भजन या कुछ भी, तो एक उलार सा होता मन में कि हाँ। रेखा जी जैसा कि आप भजन का जिक्र कर रहे हैं, एक भजन तो सुनाएंगे? जी बिल्कुल, कान्हा जी पे सुनाऊंगी मैं। हे मोना छलिया मोना मान क्यों चुरा दो मोना, हरे सरे मोना छलिया मोना मान क्यों चुरा दो मोना। हे मोना छलिया मोना मान क्यों चुरा लो मोना, हरे सरे मोना छलिया मोना मान क्यों चुरा लो मोना। बांसुरी बजा दो मोना, बांसुरी बजा दो मोना, हरे गोप्यों का संगे ममोना गेंदुआ खिला दो मोना। हे मोना
चली यमुना मान क्यों चुरा दूं मोना, सरे मोना चली यमुना मान क्यों चुरा दूं मोना, नागते नथन मोना, नागते नथन मोना, नागते नथन मोना, नागते नथन मोना, हरे नाग का फण ममुना बांसुरी बजा दूं मोना, हे मोना चली यमुना मान क्यों चुरा दूं मोना, सरे मोना चली यमुना मान क्यों चुरा दूं मोना। आप जब शहर में आए, हाँ जी, और आपने काफ़ी संघर्ष किया, आर्थिक संकट भी आपने झेला है, जी। कोई ऐसा वाक्य याद आता है जो कहता है कि आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और वो वाक्य, वो घटना आपको प्रेरित करती है कि नहीं रेखा, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है? सर मैं जब देहरादून से भी मैंने यहाँ जॉब करी है, 5 साल तक अप डाउन किया है, लेकिन फिर भी मैंने गाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सुबह अब 8 साढ़े 8 बजे की ड्यूटी होती है, तो मैं वहाँ से 6:30 बजे निकलती थी। उससे पहले मुझे 4 बजे उठना पड़ता था, टिफ़िन बनाना, अपना बनाना, घर का सब कुछ झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन धो के आना पड़ता था। और शाम को जब मुझे यहाँ से बस नहीं मिलती थी, कभी कभी 8:30 तो मुझे यहीं बज जाती थी भानीवाला चौक पे, तो घर जाके फिर मैंने खाना वाना बनाने के फिर ये वो करना, फिर भी मैं अपना प्रोग्राम के लिए समय निकालती थी या रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन जैसे कोई बोलता है कि कोई प्रोग्राम या कोई कहीं पे कार्यक्रम, तो मैं यूँ बोलती थी कि संडे को ही रखना है, मतलब जो भी होगा संडे को ही रखना। और जैसे मैं भरतवाण जी के साथ जाती थी, तो जैसे रात का होता था प्रोग्राम, दिन में चले गए हम लोग, तो रात का प्रोग्राम, तो मैं भाई जी को ये बोलती थी, भाई जी मैं कल सुबह ड्यूटी तक आ जाऊँगी घर, यूँ ही बोलती थी। और भाई जी ने बोला कि अब भाई धन्य होगी तेरी ड्यूटी के लिए, पहुंचा दूंगा कि मैं तुझे ड्यूटी टाइम पे। तो मैं जैसे रात को यहाँ से हम प्रोग्राम में चले गए, उत्तरकाशी जाना या चंडीगढ़ जाना या कहीं भी, तो रात रात वापस आ जाते थे। जैसे 4-5 बजे पहुँच गए सुबह, तो मैंने अगले दिन ड्यूटी आना था। आपको अपनी ड्यूटी की ज़्यादा चिंता रहती थी? हाँ, ड्यूटी की, क्योंकि प्रोग्राम के उसमें प्रोग्राम तो महीने 6 महीने में एक आदि लग जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम से हमारा गुजारा थोड़ी नहीं चलने वाला, क्योंकि ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी में महीने में मिलेगा तो ये था सर। बहुत, ये तो बड़ा संघर्ष आप कर रहे हैं और बड़ी दिक्कतों को भी झेल रहे हैं, पर आपने ये ठान रखा है कि जो आपकी जो गायन की विधा है, जो गायकी है, जी, उसको रोकना नहीं है। इसको रोकना नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं जैसे रिकॉर्डिंग के लिए जाती हूँ, तो संडे का ही दिन मुझे मिलता है। उसमें भी मैं अगर जैसे मुझे देहरादून रिकॉर्डिंग के लिए जाना, फिर मैं ड्यूटी से आऊँगी तो मैं सुबह बोलूँगी मुझे टाइम नहीं लगेगा, रात को ही मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ और सुबह अपना जो है जल्दी निकल के स्टूडियो पहुँच जाती हूँ। रेखा जी, ये जितना आप कर रहे हैं, रात भर प्रोग्राम करना है, स्टेज शो करने हैं, उसके बाद फिर सुबह ड्यूटी करना है, कुछ थकावट नहीं होती है क्या आपको? सर थकावट तो होती है, लेकिन अब क्या करना, काम करेंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से। अच्छा, गायन के क्षेत्र में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं आगे, भविष्य की क्या योजना है? सर योजना तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें अगर ऐसी प्रोग्राम मिलते रहें, या चाहे वो संस्कृति विभाग से हो या वो आकाशवाणी से हो, और उसके बाद आकाशवाणी के बाद जो जिनका रजिस्ट्रेशन आकाशवाणी में हो गया, तो फिर दूरदर्शन वाले भी वो बुलाते हैं उन्हें प्रोग्राम के लिए ना, तो उनका 3 महीने का टाइम होता है कि जैसे हमने रिकॉर्डिंग कर दी वहाँ पे, जुलाई में करी थी, तो वो 3 महीने बाद वहाँ पे बुलाएंगे उनकी दूरदर्शन वाले। तो फिर दूरदर्शन में तो मैंने एक बार 2008 में भी प्रोग्राम दिया था मणि भारती जी के साथ जी। तो मैं तो अपने आप ही गई थी वहाँ पे ना, एक तपोवन में था पहले दूरदर्शन, तो हमारे मकान मालिक अंकल जी थे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे है कि उनसे मिलने जाना। मैं अकेली चली गई थी उनसे मिलने, कोई साथ नहीं था, कोई नहीं था। वहाँ पे मणि भारती जी आए, कह रहे आप, मैंने कहा मैं तो इधर, मैंने कहा प्रोग्राम के लिए आ रखी, मैंने कहा प्रोग्राम लगवाने के लिए। कह रहे गाते हो आप? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि चलो रुको, अभी रुको कि आप,
कि आप हमारे साथ प्रोग्राम देंगे? मैंने कहा हाँ दे दूँगी। तो उस समय मणि भारती जी के साथ मैंने गाया था, उनके घर पे गई थी मैं रिहर्सल के लिए। 3-4 दिन मैं लगातार उनके घर पे रिहर्सल के लिए गई थी। फिर उसके बाद हमने वहाँ दूरदर्शन में प्रोग्राम दिया था। लेकिन उसके बाद जो है अब जैसे अब दूरदर्शन में प्रोग्राम के लिए तो वो यूँ बोलते कि पहले आकाशवाणी से जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा वही उनका ही प्रोग्राम हो गया कि, तो आकाशवाणी से भी मेरा हो गया था रजिस्ट्रेशन, अब दूरदर्शन में भी हो गया था। गाना, जी संगीत, गीत, ये कितना तनाव से मुक्त रखते हैं एक व्यक्ति को? जी सर, अगर हम जैसे गाना सुनते हैं तो हमारे काफ़ी सारी मतलब जैसे कुछ ऐसी यादें होती हैं जैसे माँ बापों से जुड़ी हुई या घर गृहस्थी से, तो हम अगर गाना सुनते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हम संगीत सुन रहे होते हैं उस समय कुछ याद नहीं आता। तो इसलिए संगीत बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। आप गीत लिखते भी हैं? हाँ जी सर। कब से शुरुआत की आपने गीतों को लिखने की? लिखने की तो अभी मतलब मैं ये सोचती थी कि गीत होते कैसे हैं, लिखते कैसे, गाते कैसे हैं। जी। फिर मैंने ऐसे गुनगुनाते गुनगुनाते कोई धुन आई, उसमें जो शब्द आए वो लिखे, फिर उसी में लिखती गई, फिर वो धुन आगे बढ़ती गई, वो गीत हो गया। कितने गीत लिखे होंगे आपने अभी तक? ज़्यादा तो नहीं लिखे सर, कम से कम 7-8 तो लिखी हूँ। 7-8 गीत आपने लिखे। हाँ तो जी, उनको गुनगुनाते भी हैं आप अपने लिखे हाँ हुए जी, गीत? जी। कोई है गीत आपके पास इस समय, याद है आपको कोई गीत? हाँ जी, एक गीत है यार। सुना दीजिए। गुडू गेल्या बल फोड़ी जाली रोड़ी मेरा गुडोए, सच गेल्या बल फोड़ी जाली रोड़ी मेरा गुडोए, गुडू गेल्या बल मेरी साची माया मेरा गुडोए, गेल्या गुडू बल तू दिल न तोड़ी मेरा गुडोए, गुडू गेल्या बल आमको आचार मेरा गुडोए, गेल्या गुडू बले आमाकू आचार मेरा गुडोए, गुडू गेल्या बले सारी दुनिया घूमी मेरा गुडोए, नी देखी मैंने तुझनु मायादार मेरा गुडोए, गुडू गेल्या बले सारी दुनिया घूमी मेरा गुडोए, नी देखी मैंने तुझनु मायादार मेरा गुडोए, गुडू गेल्या बले फोड़ी जाली रोड़ी मेरा गुडोए, गेल्या गुडू बल फोड़ी जाली रोड़ी मेरा गुडोए, गुडू गेल्या बल मेरी साची माया मेरा गुडोए, गेल्या गुडू बल तू दिल न तोड़ी मेरा गुडोए। रेखा जी, इसको हिंदी में भी जानना चाहेंगे कि क्या अर्थ है इसका, थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी सर, गुडू गेल्या मतलब जैसे हमारे दोस्त होता है, मतलब किसी के हमें ये प्रेम हो जाता है जैसे, तो हम माया बोलते हैं, प्रेम में गढ़वाली में माया है ना, कि मेरी साची माया मतलब मेरा सच्चा प्रेम है तो तोड़ना मत। रोड़ी मतलब एक पत्थर होता है, रोड़ी जो होते रोड़ी पत्थर वो होता फोड़ी जाली, तो उसे तोड़ते हैं, फिर उसे रोड़ी बोलते हैं। फोड़ी जाली रोड़ी मेरा गुडू ये, गुडू गेल्या बल फोड़ी जाली रोड़ी मेरा गुडू, गुडू गेल्या बल मेरी सच्ची माया मतलब मेरी सच्ची माया है, मेरा सच्चा प्रेम है तेरे प्रति, लेकिन तू मेरा दिल मत तोड़ना, यही है उसका। बहुत सुंदर। आपने कहा है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहा है कि हमारा आप दूसरे से एक सच्चा स्नेह है, इसको तोड़ना मत, ये एक विश्वास है, इसको तोड़ना मत। आवाज साहित्यिक संस्था में भी आदरणीय अपने बड़े भाई जी सुनील थपलियाल जी ने भी अपने पेज पे कई बार बुलाया है, और उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे रेडियो 90 FM पे भी बुलाया था, और उनके साथ भी मैंने काफ़ी मतलब प्रोग्राम करे। एक बार उन्होंने स्वागत के लिए भी बुलाया था उधर, हाँ, तो बल्कि उनका ये भेंट करी थी उन्होंने ना, तो वहाँ पे बुलाया था, तो मैं अपने भाई के साथ गई थी चंद्र पैलेस में, तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे भी जाके ना। भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। सुनील जी तो जो नवोदित रचनाकार हैं और जो इस विधा से जुड़े हुए हैं, जो लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए सुनील जी हमेशा तैयार रहते हैं। जी जी बिल्कुल। उनका मतलब भाई जी का ये है कि मतलब हमारे जैसे कोई
गांव में अब हम लोग तो चलो अपने जैसे तैसे करके आ ही गए, लेकिन हमारे बहुत सारे हमारी माता बहनें ऐसी हैं, भाई बहन ऐसे हैं कि जो इस लाइन तक नहीं पहुंच पाते। उसके लिए हमारे सुनील भाई जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छा उन्हें आगे लाने का उनका प्लेटफॉर्म मतलब सुनील भाई जी के माध्यम से ही है। जो हम लोगों की तरह नहीं आगे बढ़ पाते, उनको हमारे भाई जी आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, सुनील जी बहुत थपलियाल धन्य हैं। जी और जी सुनील थपलियाल जी काफी जीवन बड़ा संघर्षों से होकर गुजरा है, जी जी और वो जानते हैं किसी व्यक्ति के संघर्ष के बारे में, जी 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 और वो चाहते हैं कि मैं हर व्यक्ति को सहयोग करूं। जी और जी मैं देखता हूं सुनील जी को कि अपने पेज पर भी बुलाते हैं लोगों हाँ को, जी हाँ जी और उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी अच्छा लगता है एक व्यक्ति जब आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, वो जी जी चाहता है जी कि आप आगे बढ़ें, जी तो अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को तो लाख लाख धन्यवाद भी जी कहें तो जी वो भी जी कम होगा। जी अभी हम बात कर रहे थे श्रीमती भीमवती जी से, जिनका उपनाम रेखा है, और आप फिल्मों के लिए गाना गाती हैं। आप गढ़वाली फिल्म कमली में अपने प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं और बहुत पसंद किया गया आपका वो गीत। आप अपने जीवन संघर्ष के बारे में हमें जानकारियां दे रहे थे, और आपने हमें बताया कि आपने कहीं से सीखा नहीं है, ये नैसर्गिक रूप से ये प्रतिभा आपके साथ है। आपने माताजी को गुनगुनाते हुए सुना है, माँ से सीखा है। उसके बाद माँ भी बहुत कम उम्र थी आपकी, तब माँ भी आपका साथ छोड़कर चली गई, माँ प्रभु के पास चली गई, पर आपने हिम्मत नहीं खोई और आप बढ़ते रहे, कर्तव्य पथ पर आप बढ़ते रहे। आप लोक कला को जीवित रखना चाहते हैं, आप लोक संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं। आपका ध्येय है कि जो लोक संस्कृति है, जो पहाड़ की जो लोक संस्कृति है, उसको मैं आगे बढ़ाऊं, और इसी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। आप दिन रात, जब आपको अपनी गायकी, अपने स्टेज शो के लिए जाना पड़ता है, तो आपको ड्यूटी की चिंता भी सताती है, क्योंकि आर्थिक तरक्की के लिए आपकी ड्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक कलाकार, आप बता रहे हैं कि एक कलाकार आर्थिक संकटों को भी झेलता है, पर हिम्मत वाले लोग वही होते हैं जो अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे होते हैं, अपनी लोक संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे होते हैं। उनमें एक नाम श्रीमती भीमवती रेखा जी भी हैं। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। चलते चलते एक गीत और सुनना चाहेंगे आपसे। सोने कोयली फुर फुरे आंदे उचड़ांदे काठों मां, तुम बिना स्वामी पटमारी जालो, यूं गहरी गदन्यों मां, सोने कोयली, सोने कोयली फुर फुरे आंदे उचड़ांदे काठों मां, तुम बिना स्वामी पटमारी जालो, यूं गहरी गदन्यों मां, सोने कोयली। मैं तेजू होंदा, मैं ते बोलोंदा, वे बाबू नी छीना, भै भोज मेरा परदेसु छीना, भंड दीन वेगे ना, सोने कोयली, सोने कोयली फुर फुरे आंदे उचड़ांदे काठों मां, तुम बिना स्वामी पटमारी जालो, यूं गहरी गदन्यों मां, सोने कोयली। लोगों की चिट्ठी झट आई गेनी, दुई चार दिनों मां, तुम्हारी चिट्ठी नियनी स्वामी भंड दीन वेगे ना,
दुई चार दिनों माँ फांस खेदेले तुम्हारी प्यारे कोवई डावे माँ सोने कोएड़े फुर फुरे आंदे उच डांड काठ्यो माँ तुम बिना सोमे पट मोरी जोलो यूं गेरी गदन्यो माँ सोने कोएड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना